मेरी नज़रों में एक बहुत बड़ा ख़्वाब ये है कि जो हमारी तहज़ीब थी, जो हमारी गंगा जमनी तहज़ीब थी, जो हमारा कॉम्पोज़िट कल्चर था, किसी तरह से वो एक बार फिर इस मुल्क में जाग जाए। जब तक रहो तुम इल्म व दानिश से रहो महरूम यहाँ, दानिश मतलब विज़डम। जब तक रहो तुम इल्म व दानिश से रहो महरूम यहाँ, जैसी हो आई बेखबर वैसी ही जाओ बेखबर। जो इल्म मर्दों के लिए समझा गया आबे हयात, ठहरा तुम्हारे हक में वो ज़हरे हलाहल सर बसर। नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की खास पेशकश में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली की एक बहुत ही खूबसूरत जगह, जो हर लिहाज से बहुत खूबसूरत है और जिससे आपका परिचित होना, वाकिफ होना बहुत ज़रूरी है। आज हम आपकी मुलाकात करने जा रहे हैं सईदा आपा से, सईदा हमीद से, जो रहती हैं जामिया मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास। सईदान मंजिल है। सईदा आपा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं तो आपको आपा ही कहती हूँ, इसलिए प्रोग्राम में भी आप सईदा आपा ही हैं। और बहुत ख़ास बात है सईदा आपा के साथ कि दिल्ली में हो या दुनिया में हो, कहीं भी नाइंसाफ़ी हो, उसके खिलाफ 82 साल की सईदा आपा पूरी बुलंदी के साथ मौजूद रहती हैं, हर मोर्चे पर खड़ी हैं, बेहतरीन थिएटर की कलाकार भी हैं, अनगिनत किताबें भी लिखी हैं और अपनी किताब भी लिखी है, अपनी कहानी भी लिखी है। हम आपको बहुत कुछ बताएंगे। और ख़ास बात यह है कि इस समय मुल्क में जो हालात हैं, जो खौफ तारी है, लोगों का बोलना बंद हो गया है, उसमें सईदा आपा को देख के लगता है कि अभी भी मुल्क को चाहने वाले लोग, मुल्क में जमहूरियत को चाहने वाले लोग, मुल्क में सेकुलरिज्म के लिए लड़ने वाले लोगों की कमी नहीं है। सईदा आपा, आपका बेबाक भाषा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपकी उम्र है इस समय 82 साल। 1943 में आपका जन्म है और 1984 ऑनवर्ड्स, यानी उसके बाद से आप रह रही हैं भारत में, दिल्ली में, तकरीबन इस घर में, इस विसिनिटी में। आपकी आँख में, आपकी आँखों में अभी क्या सपने हैं? मेरी नज़रों में एक बहुत बड़ा ख़्वाब ये है कि जो हमारी तहज़ीब थी, जो हमारी गंगा जमनी तहज़ीब थी, जो हमारा कॉम्पोज़िट कल्चर था, किसी तरह से वो एक बार फिर इस मुल्क में जाग जाए। ये मेरा ज़िंदगी की आखिरी स्टेज पर बस यही मेरा ख़्वाब है कि वो किसी तरह से बच जाए, बच जाए, जाग जाए, किसी तरह से छा जाए पूरे मुल्क में। क्योंकि दिल में सबके वही है, मगर कुछ चंद अंसर ऐसे हैं कि जो एक तरह से उसमें बराबर सेंध लगा रहे हैं। और अब एक सेंध होते होते एक बहुत बड़ा शोला जो है बुलंद हो रहा है। पिछले कुछ समय से मैं क्योंकि आपको लगातार देखती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ, आप अपने को बतौर मुस्लिम महिला जिस तरह से आइडेंटिफाई करती हैं, जो पेन है, जो दर्द है, उसे महसूस करती हैं। और वो क्यों इतना ज़्यादा ये आइडेंटिटी आपके ऊपर तारी है? क्योंकि आपका काम बहुत लंबा है, वो सब हम अपने दर्शकों को दिखा ही रहे हैं। लेकिन ये बतौर मुस्लिम महिला, क्योंकि आप नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में रहीं, बहुत ऐतिहासिक आपने रिपोर्ट 2000 में ज़ाया की, सबके सामने आई, पब्लिश हुई, जो संभवतः अपनी तरह की पहली रिपोर्ट थी मुस्लिम महिलाओं की स्थिति के बारे में, और वहाँ से एक बड़ी डिबेट की भी शुरुआत हुई। देखिए, मेरा जो मेरे जो ओरिजिन्स हैं, मैं अपना इंस्पिरेशन कहाँ से लेती हूँ? जहाँ तक औरतों का सवाल है, जहाँ तक नारी शक्ति का सवाल है, मैं अपना इंस्पिरेशन लेती हूँ अपने ग्रेट ग्रैंडफादर, जिसको हम परदादा कहते हैं, ठीक है? उनका नाम था मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। 1874 में वो शायर भी थे और मौलाना भी थे, और सब पानीपत के हम लोग हैं।
तो सब लोग उनसे बहुत, हिंदू मुसलमान सब उनसे बहुत ही डरते भी थे और उनसे इम्प्रेस भी थे, और दोनों को वो डांटते थे बराबर। तो उन्होंने एक 1874 में उन्होंने ये लिखा था औरतों के बारे में, जब तक रहो तुम इल्म दानिश से रहो महरूम या, दानिश मतलब विजडम, जब तक रहो तुम इल्म दानिश से रहो महरूम या, जैसी हो आई बेखबर वैसी ही जाओ बेखबर। जो इल्म मर्दों के लिए समझा गया आबे हयात, ठहरा तुम्हारे हक में वो जहरे हलाहल सर बसर। फॉर यू इट्स पॉइजन। आता है वक्त इंसाफ का, नज़दीक है यौमुल हिसाब, मर्दों को देना होगा इन हक तलफियों का वाह जवाब। वहाँ से मैंने अपना इंस्पिरेशन डिराइव किया, शायद अनकॉन्शियसली। और उसके बाद जब मैं वापस हिंदुस्तान आई, उसके बाद बहुत लंबी कहानी है, मगर फिर मुसलमान औरतों का मैंने एक तरह से उसका बीड़ा उठाया। आज कहाँ देखती हैं आप जहाँ पर हैं, 4 कदम पर यहाँ पे शाहीन बाग जैसा मूवमेंट भी खड़ा हुआ, सब लोगों से, नौजवानों से भी आपका रिश्ता, भेंट मुलाकात, प्रेम मोहब्बत चलती रहती है। आज सबसे बड़ा चैलेंज क्या है मुस्लिम औरत के सामने इस मुल्क में, 2025 में हम बात कर रहे हैं? अब देखिए, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त एक बहुत बड़ी एक जंतर मंतर में एक बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है वक्फ के ख़िलाफ़, ठीक जी। है। थोड़ा सा उसको अगर आप नज़र डालें तो मर्द ही मर्द है, कोई औरत, बिल्कुल जेंडर इसका सवाल ही नहीं है। तो जब हाली ने कहा था कि मर्दों को देना होगा उन हक तलफियों का वाह जवाब, तो औरतों को एक तरह से बिल्कुल मार्जिनलाइज करके, और उनमें औरतों के स्टेटस में कोई किसी फ़र्क नहीं आया था। जबकि इस्लाम में औरत का इतना हक है कि प्री इस्लामिक अरब में जब बच्ची पैदा होती थी तो उसको ज़िंदा गाड़ देते थे इन सम पार्ट्स। प्रॉफिट जब आए, उन्होंने एकदम से औरत को प्रॉपर्टी राइट्स दे दिए, और इस वजह से पूरा कुरैश जो था, उनका पूरा क्लैन, उनके जानी दुश्मन हो गए, क्योंकि एकदम से एक रेवोल्यूशन आ गया कि कहाँ औरत पैर की धूल से भी बदतर, और कहाँ उसको फ़ौरन प्रॉपर्टी राइट मिल गए। तो ये इस्लाम की रूह है। और कहाँ है इस्लाम की रूह? जहाँ तक हमारे मुस्लिम कौम का सवाल है, हम अपने, और जाहिर है देयर आर ऑलवेज डिफरेंसेस, मगर जी। वो बात ही नहीं है जो इस्लाम ने इंस्ट्रक्शन दी थी, जो हाली साहब ने 1874 में कहा था, एंड एवरीवन हैज स्पोकन अबाउट इट। तो उसके बारे में बहुत ही, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट वरी एंड कंसर्न। एक बड़ा सवाल जो अभी पूछा जा रहा है कि भारत में जो जमहूरियत है उसके ऊपर फासीवाद हावी है। एक धर्म की चाहने वाले लोग हम अभी देख रहे हैं, रमज़ान के मौसम में भी वही चल रहा है। तमाम मस्जिदों को कवर किया जा रहा है, हर तरह के हुड़दंगों को छूट है। तो ऐसे में जो मुसलमान के भीतर एक प्रोसेस चल रहा था, समाज के भीतर प्रोग्रेसिव विचारधारा का, महिलाओं के अधिकार का, वह और पीछे चला गया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल पीछे चला गया है, क्योंकि डर जो है, खौफ जो है, और उससे जो एक खौफ का माहौल जो है, उसमें जाहिर है महिलाओं के जो पोजीशन है, जो स्टेटस है, सवाल ही नहीं है उसके बारे में सोचने का कोई। देयर इज़ नो गैप, देयर इज़ नो रीज़न टू थिंक अबाउट इट। तो इस वक्त तो डर का जो माहौल है, जैसे जो आपने कहा है, जो हावी हुआ है डर का माहौल, और उसमें जिस तरह से कभी सुना भी नहीं था कि कभी हिंदू मुसलमान, जो सबसे बड़े शायर हैं, उन्होंने जो, यानी कलाम जो था वो हिंदू प्रॉफिट पे लिखते थे और मुसलमान होली पे लिखते थे। तो नज़ीर अकबर आबादी हों, हसरत मोहानी हों, इतने शुअरा थे जो होली पे लिखते थे, दिवाली पे लिखते थे। और इसी तरह से कुंवर महेंद्र सिंह बेदी हों, या यानी शकील बदायूनी हो, या एक से एक बड़े शायर, सब हिंदू फेस्टिवल्स पे लिखते थे। जो कैफी आजमी ने लिखा था दूसरा बनवास, जी। वो तो आपने पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा, कि जब राम जब आए वापस अयोध्या, तो कहा कि मैं
अब दूसरे वनवास, जब उन्होंने कत्ते आम देखा तो उन्होंने कहा मैं तो दूसरे वनवास पे जा रहा हूँ। इतनी अकीदत से लिखते थे कि जिसकी कोई हद नहीं। मगर इतना ये जो माहौल है उससे अब कोई जो बच्चे इस तालीम को हासिल जी, करके बड़े हो रहे हैं वो तो सोचेंगे भी नहीं कि ऐसा भी ऐसी था कुछ। शायरी भी हो सकती है, तो वो तो अपने कंपार्टमेंटलाइज हो जाएंगे। हम्म। जहाँ हम रह रहे हैं इट्स कॉल्ड अ मुस्लिम गेटो, मुसलमान ही मुसलमान हैं यहाँ। पहले ख्वाब जो था जामिया के फाउंडर्स का कि मुसलमान हिंदू साथ रहें, वो केरल से किसी को लाए, वो कर्नाटक से किसी को लाए, डॉक्टर जाकिर हुसैन और उनके सारे कॉलीग्स, सब मज़हब के लोग साथ रहें, साथ पढ़ें। जब एक रेफ्यूजी बच्चे को उठा के लाए, किसी बेचारा बच्चा रह गया था किसी ट्रेन कंपार्टमेंट में, उसको ये जामिया के कुछ टीचर्स लेके आए बच्चे को। ही वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट। जब उसको स्कूल में दाखिल किया उसके माँ बाप, मगर क्या हुआ, जब नमाज पढ़ते थे तो वो छोटा सा कृष्ण की मूर्ति भी लगा देते थे और कहते थे तुम अपनी पूजा करो, हम तब नमाज पढ़ के। ये शुरू जामिया में ये माहौल था। और अब ऐसा लगता है कि ये एक मुस्लिम गेटो हो गया है। तो मैं तो अब कोशिश करती हूँ कि मेरे घर में सब मज़हब के लोग रहें। मेरे घर में रहते हैं लोग, तो अपने आपने तौर जिक्र भी से। किया है किताब में भी। हाँ, जी। जी जी जो अपनी आपने ऑटोबायोग्राफी अपने दिन याद किए हैं। जी। तो ये जो प्रोसेस है ये एक दिन में तो नहीं हुआ होगा, जमहूरियत का ये हाल एक दिन में तो नहीं हुआ होगा। आपको क्या लगता है इसे बचाया जा सकता था, या लोग किसी नीम बेहोशी में थे कि जमहूरियत ऐसे गिर गई? नीम बेहोशी आपने बहुत अच्छा कहा। जमहूरियत बिल्कुल एक तरह से एक, भाई जाहिर है हमारा जो कार्यकाल था वो लाइक 2004 से लेके 2014 तक था। तो जी। हमने भी बहुत गलतियां की, मगर कोशिश की कि हम उस डगर पे जमे रहें जिस पे गांधी जी, पंडित नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, मतलब जो इस डगर पे थे, कोशिश हमने बहुत की। उसके बाद तो फिर काया पलट हो गई 2014 के बाद। 2014 के बाद जी से। जी ये बताएं कि आज की तारीख में आपको क्या दिखाई देता है, क्योंकि आपने कहा मुस्लिम गेटो, अब लोग भी ये ज़्यादा सेफ फील करते हैं। आपने गुजरात पे एक बहुत ही साहसिक रिपोर्ट 2002 में जो फैक्ट फाइंडिंग आप लोगों की थी, जिसमें सबसे ज़्यादा डाटाबेस मुहैया कराया गया था कि क्या हुआ कैसे हुआ, वो भी था। तो लेकिन गेटो तो आज के तारीख में एक सबसे बड़ी हकीकत है। बहुत बड़ी हकीकत है। और ये मुसलमान लोगों को, लेकिन इससे नुकसान किसको है? एक तो हकीकत है आपने कहा। इंसानियत को नुकसान है, बराबर इंसानियत को नुकसान है। क्योंकि जब जितने ज़्यादा गेटवाइज होंगे, जितने ज़्यादा एक तरह से कंपार्टमेंटलाइज होंगे, तो फिर तो बच्चे तो बिल्कुल एक ही कल्चर, एक ही चीज़, एक ही रटेंगे, एक ही सबक। उनको नहीं पता। अब स्कूलों में भी जब गेटो हो गया है तो यहाँ स्कूलों में भी ज़्यादातर मुसलमान बच्चे होंगे। तो ये जो सारी हमारी रंगारंग जो थी वो, उसको तो ख़त्म, इतना यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी कि जैसे इससे बिल्कुल दम घुटने लगेगा। मगर उम्मीद है कि ये नहीं होगा। उम्मीद है कि वो सुबह कभी तो आएगी जब अंबर झूम के नाचेगा और धरती नगमे गाएगी। हो उम्मीद है, उसी उम्मीद पे हम जो भी ज़िंदगी बच गई है जी रहे हैं, और उसी उम्मीद पे हम कि ये दुनिया जो है ये एक आकार बदलेगी। एक चीज़ और, जो नौजवान हैं आपके लिए क्या दिखाई देता है? आप इतना इंटरेक्ट करती हैं, मीटिंग्स में भी जाती हैं, और ख़ास तौर से क्या आप मुस्लिम जो नौजवान महिलाएं हैं, जैसे आप बैठी हैं यहाँ पर, लेकिन आपको बिना सर ढके कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं देखती हूँ कि हमारे जो दोस्त हैं, जो नौजवान लड़कियाँ हैं, उनके भीतर इतना ज़्यादा हो गया है कि हर हाल में उनको अपना सर कवर करना है, नहीं तो वो लगता है जैसे ख़तरे में आ जाएगा, इस्लाम ख़तरे में आ जाएगा। ये माहौल कितना कैसे देख रही हैं आप इसको? ये सवाल बहुत कॉम्प्लेक्स है। मेरी तो 1947 के बाद मेरी जो ओल्डर जनरेशन थी, मेरी माँ, मेरी खालाएँ, मेरी फूफियाँ, सब किसी ने भी बुर्का, सब ने बुर्का उतार दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि वो नेशनल मूवमेंट में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत काम कर सकें। और मॉडस्ट बहुत थी,
और बहुत अपने मजहबी थी, एंड बट हर एक मज़हब में बहुत डीपली इन्वॉल्व थी और दिलचस्पी थी। मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ सिर्फ। जी। और उसके बाद अब देखते हैं कि सब के सब हेड स्कार्फ पहनते हैं, हिजाब पहनते हैं। एक तरह का डिफाइंस भी है कि भाई हम अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाएंगे, और एक तरह से ऊपर से प्रेशर भी है। मैं तो किसी भी कभी भी मैंने ना हिजाब पहना, ना मेरी माँ ने, मेरी जो मुझे याद है मेरी माँ ने कभी हिजाब पहना, और मेरे किसी भी मेरे ओल्डर जनरेशन ने कभी भी हिजाब नहीं पहना। पाकिस्तान में मेरे बहुत से रिलेटिव है बिल्कुल हिजाब नहीं पहनते। तो मगर एक तरह से, खैर पाकिस्तान की तो और बात है, वो उनके फंडामेंटलिस्ट और उनके जो जमातें हैं वो उनको थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करती होंगी, मगर यहाँ तो पार्टली आउट ऑफ डिफाइंस, कि भाई हम, हाँ हाँ हम हैं, हम हिजाब पहन के जा रहे हैं, ये भी एक तरह का डिफाइंस है। और ऊपर से भी हो सकता है कि माँ बाप कुछ कहते हो, आई डोंट नो। अब थोड़ा सा ये बताइए कि जो मौजूदा निज़ाम शाही है 2014 के बाद से इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहा है, अब उससे आपको क्या निजी तौर पर और एज अ इंडियन सिटीज़न दोनों तौर पर क्या लगता है कि क्या फ़ायदा क्या नुकसान आज की तारीख में? ये जहाँ तक मैं समझती हूँ, देखिए, बज़ाते खुद में मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक तरह से खाती पीती हूँ, थोड़ा सा मैं संपन्न भी हूँ, और मेरे आपकी तरह मेरे मेरे दोस्त भरे हुए हैं, पूरे देश में भरे हुए हैं। और कभी मैं नहीं सोचती कि वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख्स हैं, सब भरे हुए हैं। मगर जो सबसे जो जो बड़ा नुकसान वो है कि जिन 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 लोगों को बिल्कुल जो अपने आप को आइसोलेटेड महसूस करते हैं, आप यहाँ की गलियों में जाइए, आप यहाँ के देखिए कि क्या माहौल है। लगता है कि जैसे एक इस्लामिक मुल्क है। भाई क्यों? गंगा जमनी तहजीब होनी चाहिए, कुछ इसकी दुकानें, कुछ उसकी दुकानें, बिल्कुल एकदम से एक घेटो में बढ़ता चला जा रहा है। और जो हमारे जामिया के फाउंडर्स थे, 3 नाम थे, 3 नौजवान जर्मनी गए, बर्लिन गए, और वहाँ से सपना लेके आए कि जामिया बनाएंगे। तो उनके उनके दिमाग में सिर्फ ये था कि सब मज़हब बैठेंगे और हम अलीगढ़ का एक रिस्पॉन्स बनाएंगे। अलीगढ़ विच वॉज वेरी, जो बहुत ही ब्रिटिश मॉडल पे बना था, ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज, उसके मॉडल पे बना था। हम एक इंडियन इंस्टीट्यूट बनाएंगे जिसमें सब लोग, सब मज़हब के लोग, उनके ट्यूटर्स भी होंगे, स्टूडेंट्स भी होंगे, एंड हम हर फेस्टिवल मनाएंगे। ये इतना ज़बरदस्त, ये 3 नौजवान जहाँ से आए, और आज जो आप देख रही हैं, तो ये शाहीन बाग और ये सब जो आप देख रही हैं, ये उन्हीं के ख्वाबों का नतीजा है। उनकी वजह से? बिल्कुल, वो उन्होंने ख्वाब देखा, मगर वो मतलब वो शाहीन बाग किस्म की जी, चीज़ें, जी। मगर उनके ख्वाबों की जो ताबीर थी, अब वो बिल्कुल उलट गई है। क्योंकि कभी उन्होंने नहीं सोचा था कि ये यूनिवर्सिटी कैंप, ये यूनिवर्सिटी का पूरा जो सराउंडिंग है, ये गेटो बन जाएगी। जब बाबरी हुई थी, उस वक्त हम लोगों ने पूरा मोबिलाइज किया था इस पूरे एरिया को, और उसमें हमने फिर वो स्पिरिट डाली थी। और बिलीव मी, आरएसएस के और बीजेपी के जितने घर थे वो सब हमारे साथ थे, क्योंकि ये कब की बात कर रही हूँ, बाबरी के ज़माने की। फिर भी दिमागों जहन खुले हुए थे उस वक्त, और वो लोग भी हमारे साथ थे कि भाई हम अपने एरिया में कुछ नहीं होने देंगे। जबकि मदन लाल खुराना ने एक नोटिस लगाया था, ऐलान जंग। ये ऐलान जंग है, यहाँ हर जगह जहाँ मेट्रो है वहाँ नोटिस लगे हुए थे, पेड़ वेड़ थे। तो उन्होंने तो वो ऐलान जंग किया था, मगर सब हिंदू, मुस्लिम और राइट विंग सब वो कहते थे नहीं, हम अपने एरिया में नहीं होने देंगे, हम मिल के रहेंगे। बट दैट वाज बाबरी मस्जिद। उसके बाद अब तो बहुत अरसा गुजर गया। मैं तो चश्मदीद गवाह हूँ इन बातों की। जैसे मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि 2002 में गुजरात में क्या हुआ था। जब हमारा छोटा सा औरतों का डेलीगेशन पहुँचा, 6 औरतें थी हम, तो जिस छोटे से होटल में जहाँ ठहरी थी, यानी मेरे ख्याल में 1 हफ्ता ही हुआ था
जब ये आप मार्च में पहुंचे थे? हाँ, जब ये 28 फरवरी को शुरू हुआ था। 28 फरवरी को शुरू हुआ था, हम शुरू मार्च में पहुंच गए थे। तो जिस कमरे में मैं रहती थी, मैंने डेस्क वेस्क करके ना दरवाजे में उसको अटका दिया, सब उसको धक्का दे के दरवाजे को वो कर दिया, ब्लॉक कर दिया कि इस ख्याल से कि कहीं मेरा दरवाज़ा टूट के क्या बलवाई तो मेरे यहाँ नहीं आ जाए। एंड चश्म, हम तो कौसर जहाँ के भी चश्मदीद गवाह थे, हम तो शाह आलम कैंप के भी चश्मदीद गवाह थे। तो ये सब हमारी आंखों ने देखा है, और नए जनरेशन ने तो कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ जो बात सुनते हैं। मगर अब आज अखबार में ख़बर आई है कि हमारे प्रधानमंत्री ने आज के अखबार में 2002 गुजरात के बारे में कुछ कहा है, साबरमती के बारे में कुछ कहा है। एंड तो उसको पूरे चीज़ को वो बहुत ही अंडरटोन से, बहुत ही अच्छी तरह से वो उसको नज़रअंदाज कर, दबा पोछ के। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अब तो बच्चे जो किताब में पढ़ रहे हैं अयोध्या वाला, वो तो बाबरी मस्जिद का जिक्र भी नहीं है। वहाँ तो है टॉम लाइक स्ट्रक्चर था, तो वहाँ तो इतिहास की किताबों में तो अब बाबरी मस्जिद का जिक्र भी ख़त्म कर दिया गया है। ये देखिए, पढ़िए उसको आज के अखबार में। यानी 2002 जिसमें ते पूरा सब लोग मुल्क के हिल गए थे, जब जिस तरह से वो जो तस्वीरें अखबार में, जो आज तक दिमाग में वो तस्वीरें हैं, जो एक आदमी हाथ जोड़ के और क्या पता क्या कह रहा था, मगर पूरी देश में वो तस्वीर छा गई गुजरात की। अब सब लोग जो भी लेसन्स उनको पढ़ाए जा रहे हैं, हाँ भाई, कोई टूम होगी, कोई मज़ार होगा, उसको गिरा दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आगे का रास्ता, क्योंकि आगे अभी तो मैं आपसे वही जानना चाह रही थी कि आज की तारीख में आपको क्या दिखाई दे रहा है? कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है या? देखिए, मैं जब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में थी तो मेरे साथ दो महिलाएं थीं। एक थी वीवी गिरी की डॉटर इन लॉ, उनका नाम था मोहिनी गिरी, और एक थी लॉयर हैं, वो अब भी हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, अनंत साइनम आयंगर, जो पहले स्पीकर थे लोकसभा के। उनकी बेटी थी पद्मा आयंगर, वो मेरी साथ थी। सुबह के वक्त जब अजान होती थी तो उसी कमरे में, छोटे छोटे कमरे होते थे, बड़ा तो कोई होटल वोटल तो था नहीं, तो उसी कमरे में मैं नमाज़ पढ़ती थी, वो पूजा करती थी। और तीसरी जो थी वो एग्नोस्टिक थी, वो कुछ भी नहीं करती थी। तो हम लोगों का वो, हमारी वो ज़िंदगी थी, तो वही ज़िंदगी। मगर पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं नाउम्मीदी तो नहीं, दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। गम लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। लेकिन सईदा आपा, सब कुछ के बावजूद जहां हम बैठे हैं वहां पर भी आवाज़ें उठी थीं और अभी भी उठ रही हैं। हमने यहाँ पर भी प्रोटेस्ट देखा था। आज काफ़ी लोग जेल में भी हैं, लेकिन उमर खालिद, गुलफिशा, शर्जिल इमाम, खालिद सैफी सहित लंबी लिस्ट है, लेकिन आवाज़ें तो उठना बंद नहीं हुई अभी भी। नहीं, यही एक उम्मीद की किरण है कि आवाज़ें उठनी बंद नहीं हुई। जामिया से अक्सर लोगों को, बच्चों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, उनको रिस्ट्रेन कर दिया जाता है, मगर बराबर जो है वो स्पिरिट नहीं दबी, अभी तक भी स्पिरिट नहीं दबी। तो अब जैसे इस वक्त जामिया में जो सेक्युलर जो जितनी संस्थाएं हैं विद नॉन ABVP, उनको कहीं किसी मीटिंग करना, इफ्तार करने की परमिशन नहीं है, मगर जितने सेक्युलर स्टूडेंट्स की जमातें हैं उनको इजाज़त नहीं है। तो ये मगर वो फिर भी वो करते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में वो अपनी बात रखते हैं। अभी भी लोगों में इतना दम है कि वो अपनी आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो आसाम में हो, चाहे वो बीकानेर में हो, चाहे वो कोरापुट में हो, चाहे बोलंगीर में हो, चाहे कालाहांडी में हो। सब जगह मैं जा चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ से भी आवाज़ें उठ रही हैं। और तो यही एक आवाज़ हो सकता है कि मैग्नीफाइंग होके और एक नारा बन जाए कि जिससे माहौल हो सकता है कि बदल जाए। तो मगर इस वक्त नियर फ्यूचर में मुझे तो नहीं लग रहा, मगर इसका असर तो ज़रूर होगा। शहर में खोली है हाल ही ने दुकान, सबसे बम्बई रात की बाहों में, नया संसार। उनकी कंपनी का नाम नया संसार था। अच्छा। हाँ, तो वो नया संसार वो भी
ख्वाब देखते थे नया संसार नया की। संसार। आप जो ख्वाजा अब्बास ट्रस्ट चलाती ख्वाजा हैं, अहमद अब्बास ख्वाजा अहमद अब्बास हाँ। ट्रस्ट चलाती हैं, तो वो कब से आपने शुरू किया और उसका मकसद क्या रहा? उस 2014 में शुरू किया, जब मैंने प्लानिंग कमीशन का टर्म ख़त्म किया। तो वो मेरे चाचा थे और उनकी भी बुनियाद, चाचा? हाँ मेरे चाचा थे जी। तो उनकी बुनियादी यही उनका ख्वाब था कि एक नया संसार बनाएंगे। और ही वॉज, कभी उनकी फिल्म कोई ज़बरदस्त हिट नहीं हुई, हालांकि उनको प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल भी मिला शेर और सपना के लिए, जिसमें उन्होंने बम्बई के जो विस्थापित लोग थे उनके बारे में हर चीज़, हर फिल्म कॉज के लिए बनाते थे। पर जो राज कपूर के लिए लिखते थे वो हिट हो जाती थी। राज कपूर के लिए डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले और कहानी और सब कुछ, अब्बास साहब बस मेरे लिए आप लिख दीजिए। तो उन्होंने चाहे बॉबी लिखी हो, चाहे आवारा लिखी हो, चाहे श्री 420 लिखी हो, सब हिट्स। और अब्बास साहब कॉजेज़ के लिए बनाते थे, धरती के लाल और क्या कहते हैं वो, दो बूंद पानी और बम्बई रात की भाव में और शहर और सपना। तो ये सब फिल्में कॉजेज़ के लिए थी। दो बूंद पानी जो थी इट वाज वाटर स्कैर्सिटी इन राजस्थान, तो जहाँ वहाँ की जो एक तरह से जो लोगों की बदहाली जो थी, हर वक्त वो बदहाली दिखाते थे। मगर जो साथ हिंदुस्तानी में उन्होंने अमिताभ बच्चन को इंट्रोड्यूस किया तो फिर तो भाई एक तूफान ही आ गया। मगर अमिताभ बच्चन के वो गाना बहुत ज़बरदस्त था, मैं आपको वो कोट कर देती हूँ। वो गाना कैफ़ी आज़मी साहब का लिखा हुआ था और ये अब्बास साहब की ज़िंदगी की फ़िलॉसफी थी। और वो ये था, यूं बढ़ो जैसे लहरा के धारा बढ़े, ठोकरें खाओ तो दिल हमारा बढ़े, इस तरह जम के तूफ़ान में रखो कदम के कदम चूमने को किनारा बढ़े। एक तरफ मौत है, एक तरफ ज़िंदगी, बीच से ले चलो कारवां साथियों। ये अमिताभ बच्चन ने गाया था। अच्छा। आज तक वो उनको मामू जान कहते हैं और आज तक उनको याद रखते हैं। फिर उन्होंने शबाना आज़मी को इंट्रोड्यूस किया फासला में, फिर उन्होंने स्मिता पाटिल और मिठुन को इंट्रोड्यूस किया द नक्सलाइट्स में। पहले उन्होंने नक्सलाइट्स बनाई थी जिसमें उन्होंने एक तरह की हमदर्दी नक्सलाइट मूवमेंट के लिए उन्होंने खड़ी की थी। काफी बोल्ड फिल्म थी, हालांकि चली नहीं थी, लेकिन नहीं चली वाली नहीं थी। हाँ, लेकिन वो बिल्कुल अलग ढंग की फिल्म थी, क्योंकि उस समय नक्सल मूवमेंट को लेकर बहुत ही निगेटिव इम्प्रेशन। और बाद में तो 1084 की माँ तो बहुत बाद में बनी। जी जी जी। हाँ, और ये सारी जो तस्वीरें आपने अपने घर को सजा रखा है, इतना खूबसूरत घर दिल्ली में बहुत ही रेयर है, कैसे आप मेंटेन करती हैं ये सब? देखिए, मौलाना आज़ाद तो मेरी ज़िंदगी के एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। सारी ज़िंदगी मैंने मौलाना आज़ाद पे अपनी, तो मौलाना आज़ाद ने ये कहा था, और ये बात भी जो आप थीम जो कर रही हैं उसके फिट करती है। उन्होंने ये कहा था कि अगर एक फ़रिश्ता आसमान की बदलियों से उतरे और मुझसे ये कहे कि तुम्हें आज़ादी 24 घंटे में मिल सकती है, तो मैं ये कहूँगा, अगर बशर्ते कि तुम हिंदू मुस्लिम यूनिटी को त्याग दो, तो मैं उससे ये कहूँगा कि अगर आज़ादी देर में मिली तो वो हिंदुस्तान का नुकसान है, मगर अगर हिंदू मुस्लिम यूनिटी जाती रही तो यह आलम इंसानियत का नुकसान है। मुझे ये बात मंजूर नहीं। सो वो प्रिंसिपल लेके ये हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य है। तो हम इस ज़िंदगी के इस स्टेज पे हम कह रहे हैं कि मौलाना आज़ाद, गांधी, नेहरू, इन लोगों को फिर से हमको एक तरह से उनको जागरूक करना चाहिए, लोगों को, ख़ास तौर से नई पौध को। सईदा आपा, कुछ अपनी पसंद की नज़में सुनाइए हमको। देखिए, मैं सबसे बड़ा जो हमारा एक अलमिया है, अलमिया यानी ट्रॉमा जो है, वो ये है कि जो हमारे मुल्क, दोनों मुल्कों में जो हमारे एक तरह से दुश्मनी तो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं है, मगर उससे एक तरह से जो बराबर जैसे एक आग सी लगी रहती है। अली सरदार जाफरी हमेशा बम्बई में रहे, बहुत मशहूर शायर, और अहमद फराज, हम फ्रंटियर से थे, हमेशा सारी ज़िंदगी लाहौर में रहे। तो अहमद फराज कहते हैं हिंदुस्तानी दोस्तों के नाम, गुज़र गए कई मौसम कई रुतें बदलीं, उदास तुम भी हो यारों उदास हम भी हैं। गुज़र गए कई मौसम कई रुतें बदलीं, उदास तुम भी हो यारों उदास हम भी हैं।
फ़कत तुम्ही को नहीं रंजे चाक दामानी, यानी तो तुम्हारा दामन जो चाक हो गया है उसका सिर्फ तुम्हें रंज नहीं है। फ़कत तुम्ही को नहीं रंज चाक दामानी, कि सच कहें तो दरीदा लिबास हम भी हैं, हमारा भी दामन फटा हुआ है, तुम्हारा भी दामन फटा हुआ है। तुम्हें भी ज़िद है कि मश्क़े सितम रहे जारी, यू नो, अपना जो मश्क़े सितम है, तुम्हारी क्रूअल्टी रहे जारी। हमें भी नाज के जोरो जफ़ा के आदी हैं, हमको भी क्रूअल्टी का पूरा छूट है। तुम्हें भी जोम महाभारता लड़ी तुमने, हमें भी फ़ख्र कि हम करबला के आदी हैं। तुम महाभारत लड़ रहे हो, हम करबला के आदी हैं। और फिर लंबी नज़्म है, फिर आखिर में कहते हैं, तुम्हारे देश में आया हूँ दोस्तों अब के, तुम्हारे देश में आया हूँ दोस्तों अब के, न नग़्मा न साज़ो नग़्मा की महफ़िल न शायरी के लिए, न साज़ो नग़्मा की महफ़िल न शायरी के लिए। अगर तुम्हारी अना ही का है, ईगो का, अगर तुम्हारी अना ही का है सवाल, तो फिर चलो मैं हाथ बढ़ाता हूँ दोस्ती के लिए। ये है अहमद फराज। और अब ये जाफरी साहब, तुम्हारा हाथ बढ़ा है जो दोस्ती के लिए, मेरे लिए है वो एक यारे गम गुसार का हाथ। यू आर शेयरिंग माई पेन, मेरे लिए है वो एक यारे गम गुसार का हाथ। वो हाथ शाखे गुले गुलशने तमन्ना है, इट्स लाइक अ गार्डन। वो हाथ शाखे गुले गुलशने तमन्ना है, महक रहा है मेरे हाथ में बहार का हाथ। क्या बात है। और फिर आखिर में क्या कहते हैं, तुम आओ गुलशने लाहौर से चमन बरदोश, चमन को अपने कंधों पे लेके आओ। लाहौर इज नोन एज अ गार्डन, एज अ सिटी ऑफ गार्डन्स। तुम आओ गुलशने लाहौर से चमन बरदोश, हम आए सुबह बनारस की रोशनी लेकर। क्या बात है। हिमालय की हवाओं की ताजगी लेकर। फिर उसके बाद ये पूछे कि कौन दुश्मन है।